बप्पा राउल और नाग भट्ट के नेतृत्व में अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत से मार खदेड़ दिया और बप्पा राउल ने गजनी राजधानी बना करके अरब खलीफा के साम्राज्य पर उनके पतन की कील ठोकी। लेकिन इसके बावजूद काफी समय तक उत्तर भारत एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित खड़ा नहीं हो पाया। ये बड़ी कमी रही, लेकिन इसके लिए कोई लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नाग भट्ट, जिसकी राजधानी भीनमाल थी, उसने जबरदस्ती से एक आक्रामक रूप खड़ा करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपनी शक्ति के आधार पर 5-5 स्थानों पर अरबों को पराजित किया। सारा देश ने इस बात को जाना, संपूर्ण देश को ये लगा कि ये एक ताकतवर व्यक्ति है, इसके नेतृत्व में देश की शक्ति खड़ी हो सकती है। नाग भट्ट ने भी प्रयत्न किया और बड़ी शीघ्रता के साथ में गुजरात में भड़ोस तक, राजस्थान में जैसलमेर के क्षेत्र तक और या मालवा में उज्जैन तक और गुजरात में लाट प्रदेश तक नाग भट्ट प्रथम ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा लिया। इनके इस पराक्रम की धाक संपूर्ण उत्तर भारत के राजाओं पर पहुंची। अब नाग भट्ट के साम्राज्य की सीमाएं पूर्व में कन्नौज राज्य तक, दक्षिण में राष्ट्रकूट राज्य तक और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तक नाग भट्ट के राज्य की सीमाएं बढ़ गई। एक शक्तिशाली साम्राज्य इकट्ठा हो गया। क्योंकि कन्नौज के सम्राट यशोवर्मन से मित्रता थी और सम्राट के सलाह के कारण इसने अपने भतीजे को उज्जैन में स्थापित किया था प्रशासक के नाते। लेकिन राष्ट्रकूट के आक्रमण के कारण से एक बार वहां उसकी पराजय हो गई, अथवा उसे लगा नाग भट्ट को कि शायद वो राष्ट्रकूटों के आक्रमण को वो झेल नहीं पाएगा और इसलिए सम्राट यशोवर्मन की मृत्यु के बाद लगभग 751-52 ईस्वी के आसपास नाग भट्ट ने अपनी राजधानी भीनमाल से उज्जैन में स्थानांतरित कर ली। इसलिए इतिहासकार सभी नाग भट्ट को उज्जैन का शासक ही घोषित करते हैं, जबकि सत्य यह है कि नाग भट्ट जोधपुर से चला साम्राज्य को बढ़ाने के लिए डीडवाना तक अपने राज्य को बढ़ाया और अपनी राजधानी मेरता शिफ्ट की। सम्राट यशोवर्मन की सलाह के बाद उसने अपनी राजधानी भीनमाल स्थापित की और यशोवर्मन की मृत्यु के बाद में उसने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। जैसे उत्तर भारत में नाग भट्ट बढ़ा, उसी प्रकार दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शक्ति बढ़ी। लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को राष्ट्रकूट शक्ति ने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इसी प्रकार नाग भट्ट प्रथम ने
उत्तर भारत की शक्तियों को अपनी प्रभुता से स्थापित किया। नागभट्ट की मृत्यु 756 में हो गई। कुछ इतिहासकार 760 बताते हैं, लेकिन एक शक्ति है उत्तर भारत में, ऐसी प्रस्थापना उसके साथ साथ निश्चित रूप से हो गई। गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि नागभट्ट ये भीनमाल का राजा था। भीनमाल उस समय गुजरात की राजधानी मानी जाती थी और इस कारण से ये गुर्जर प्रतिहार कहलाने लगे थे। लेकिन उज्जैन आने तक भी गुर्जर प्रतिहार ही इस नाते पॉपुलर थे। इसकी मृत्यु के बाद इसी के वंशज में तीसरा राजा वत्सराज हुआ। वो भी बड़ा पराक्रमी था, लेकिन राष्ट्रकूटों के आक्रमण अपने प्रभाव स्थापित करने के लिए उत्तर भारत में होते रहे थे। इस आक्रमण के कारण वत्सराज को विशेष सफलताएं नहीं मिली और उज्जैन छोड़कर के उसको एक बार अपने पुरानी राजधानी जालोर आना पड़ा। लेकिन इसमें शीघ्र ही परिवर्तन हुआ और वत्सराज के बाद प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय शासक बना। इसने फिर से उज्जैन में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उज्जैन में नहीं तो उज्जैन से आगे बढ़कर के कन्नौज में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कन्नौज उस समय भारत में उत्तर भारत का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। हर्षवर्धन के समय, यशोवर्धन के समय ये कन्नौज ही राजधानी थी और उत्तर भारत में यह प्रसिद्ध था कि कन्नौज का राजा यानी वो सम्राट बन जाता था। और इसलिए नागभट्ट द्वितीय ने यहां उज्जैन से आगे बढ़कर कन्नौज में अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी स्थापित कर ली। अब उत्तर भारत की सर्वमान्य शक्ति हो गई प्रतिहार वंश के राजा। वो सम्राट कहलाने लगे। नागभट्ट द्वितीय भी उसी प्रकार का पराक्रमी था। ये वो समय था कि जब भारत के पश्चिमी सीमाओं पर शांति थी। छोटे मोटे आक्रमण होते थे, लेकिन भारत के पश्चिमी सीमा पर एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। वो राज्य था शाहनुशाही वंश का। वो शाहनुशाही वंश के लोग वर्तमान अफगानिस्तान पर राज्य करते थे और काबुल उनकी राजधानी थी। काबुल राजधानी से उन्होंने संपूर्ण सीमाओं को सुरक्षित कर रखा था। 200 वर्षों तक उस राज्य ने अरबों से संघर्ष किया, लेकिन अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अरबों से देश की सीमाओं की रक्षा की। इतना ताकतवर देश शासन था। इस कारण से पश्चिम की ओर से किसी प्रकार का आक्रमण का खतरा इन दिनों नहीं था, जब नागभट्ट द्वितीय भारत का शासक था। नागभट्ट द्वितीय के बाद इस साम्राज्य की शक्ति और बढ़ी कि एक सर्वमान्य ताकतवर व्यक्ति नागभट्ट का उत्तराधिकारी बना और वो सम्राट मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज का शासन बड़ा जबरदस्त था। मिहिर भोज भारतीय संस्कृति को जानने वाला, पहचानने वाला, समझने वाला व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था और उसने अपने कालखंड में भारतीय संस्कृति को खूब आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य की सीमाएं संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुकी थी। सिंध से लेकर
प्रयागराज तक और नर्मदा से लेकर के हिमालय तक विशाल साम्राज्य नागभट्ट द्वितीय का स्थापित हो चुका था। उसकी राजधानी कन्नौज पूरी तरह से अपने साम्राज्य को समृद्ध करने के लिए सिद्ध थी। उत्तर पश्चिम में शाहनशाही राज्य, उसने भी नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वो उनका प्रतिनिधि सामंत बनकर उत्तर पश्चिम की सीमाओं की रक्षा करने में डटा हुआ था। एक विशाल भारत, एक विशाल उत्तर भारत, संगठित उत्तर भारत, सैनिक से शक्तिशाली उत्तर भारत खड़ा हो गया था। इस समय भारत में कुछ अन्य शक्तियां भी थी जिनका विरोध भी उनको लेना पड़ रहा था। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल साम्राज्य और पश्चिम में तुर्क मुस्लिम, ये मिलकर के निरंतर इस प्रकार का प्रयास भी कर रहे थे कि किसी तरह से साम्राज्य पर अधिकार किया जाए और प्रतिहार साम्राज्य को कैसे नीचा दिखाया जा सकता है। परंतु भारत के उज्जवल भविष्य के कारण समझ लीजिए, भारत में नागभट्ट द्वितीय का जो उत्तराधिकारी था, वो उत्तराधिकारी मिहिर भोज वो नागभट्ट द्वितीय से भी अधिक प्रबल पराक्रमी था, शक्तिशाली था, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ था। इतना ही नहीं तो आध्यात्म की दृष्टि से भी वो बड़ा आगे तक पहुंचा हुआ था और इसलिए उसके समय में किसी भी राज्य के आक्रांता को आक्रमण करने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। भारत संपूर्ण रूप से सुरक्षित था और शांति और सुरक्षा का समय एक ऐसा समय होता है कि जब राज्य का सर्वांगीण विकास होता है। उस समय राज्य का संपूर्ण रूप से विकास हुआ, हर दृष्टि से विकास हुआ, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण रूप से विकास दिखाई दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। इधर उधर बचे कुचे जो स्थान थे, उन सब स्थानों को भी अपने साम्राज्य में उसने मिला लिया। उसके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, पश्चिम में सिंधु सागर, सिंध, मुल्तान, यहां से लेकर और उत्तरी बंगाल तक का संपूर्ण भूप्रदेश, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा, विंध्याचल तक का संपूर्ण भाग उसके साम्राज्य में था। इसके अलावा कामरूप पर उसने अधिकार नहीं किया, लेकिन वो भी उसके प्रभाव क्षेत्र में था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भारत, संपूर्ण उत्तर भारत, वो मिहिर भोज के साम्राज्य का अंग था। इससे पूर्व गुप्तों ने, गुप्त साम्राज्य के सम्राटों ने जितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, एक बार फिर से उतना ही विशाल साम्राज्य मिहिर भोज का भारत में स्थापित हो गया। ये राजनीतिक एकता इतनी जबरदस्त थी कि विदेशी आक्रांताओं को भारत की ओर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई।
इतिहासकारों ने बताया था कि एक बार फिर से अरबों ने समुद्री मार्ग से कच्छ पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो आक्रमण करके आगे बढ़ने वाले थे कि उनको इतनी जबरदस्त मार दी गई कि अब मुश्किल से 2, 4, 5 लोग बचकर के, सैनिक बचकर के गए, अरब पहुंचे होंगे और उन्होंने उस प्रकार के आक्रमण के प्रतिरोध की सूचना दी कि सारा अरब जगत कांप उठा। और इसलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, सेना आज मिहिर भोज की है। यदि मुसलमान किसी से कांपता है, भय खाता है, तो वो मिहिर भोज है। और इसलिए उन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज को घोषित किया। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि विश्व को जीतने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम अरब वो मिहिर भोज की शक्ति से किस प्रकार कांपते थे, किस प्रकार भय खाते थे, किस प्रकार डरते थे, और उन दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मिहिर भोज ने 885 तक शासन की भोज की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी सम्राट महेंद्र पाल प्रथम बना। ये भी से अपने पिता से कम नहीं। सम्राट मिहिर भोज ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसका उत्तराधिकारी महेंद्र पाल प्रथम, वो भी अपने पिता की योग्यता का ही व्यक्ति था। उसने भी 25 वर्ष तक शासन किया और उसके साम्राज्य को अखंड बनाए रखा। इतिहासकार कहते हैं कि प्रतिहार शासकों में सबसे बड़ा साम्राज्य ये महेंद्रपाल प्रथम का था। महेंद्रपाल प्रथम ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। उसका उत्तराधिकारी सम्राट महिपाल प्रथम था, जिसने 912 से 942 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल प्रथम इतना पराक्रमी था कि एक बार तो संपूर्ण भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, संपूर्ण भारत को उसने विजय कर लिया, केवल राष्ट्रकूट को छोड़ करके। इतने विशाल साम्राज्य पर शासन स्थापित करने का प्रयत्न उसने नहीं किया। शासन उसका उत्तर भारत में ही रहा, लेकिन दक्षिण भारत को भी विजय करके अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने में सफल हुआ। महेंद्र पाल के प्रथम के पश्चात उसके उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली नहीं रहे, वो कमजोर शासक रहे, तो उसके कारण धीरे धीरे प्रतिवार साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह रही कि जो चौहान राजा इनके सामंत रूप से काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जा रहे थे और आगे चलकर प्रतिहार साम्राज्य के स्थान पर एक चौहान साम्राज्य ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपने प्रतिहार वंश ने कन्नौज को केंद्र बनाकर लगभग संपूर्ण भारत पर 225 वर्षों तक एक शक्तिशाली शासन की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त की तरह दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में सीधे नहीं मिलाया, उन पे अपना वर्चस्व बना के रखा, लेकिन उत्तर भारत को एक संगठित साम्राज्य के रूप में केंद्रित किया, स्थापित किया। शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अरब इतिहासकार मसूद, जो भारत भ्रमण के लिए आया था, उसने 943 में ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में वर्णन किया है कि इस समय संसार में इससे बड़ा शक्तिशाली राज्य दूसरा नहीं है। इसने अपनी सेना को
सीमाओं की सुरक्षा के लिए 4 भागों में लगा रखा है और प्रत्येक इकाई में 7 से 9 लाख तक सैनिक हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी विशाल शक्ति का ये साम्राज्य था। लेकिन अंतिम शक्तिशाली राजा महिपाल प्रथम के मृत्यु के पश्चात 8-10 वर्षों के अंदर अंदर ही ये साम्राज्य बिखर गया। कमजोर उत्तराधिकारी थे और कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण से साम्राज्य खंड खंड हो गया और अनेक जो सामंती राज्य थे, जो इनके अंतर्गत राज्य थे, वो स्वतंत्र होकर के संप्रभु राज्य बन गए और संपूर्ण उत्तर भारत जो एक छत्र शासन था वो बिखर गया, अनेक भागों में विभाजित हो गया। भारत के मध्य क्षेत्र में बुंदेलखंड कालिंदर का एक राज्य चंदेल राज्य के नाम से खड़ा हुआ। ये भी आगे चल के बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बना। इसके बाद जबलपुर का चेदी साम्राज्य हुआ। चेदी साम्राज्य के बाद राजपुताने के अंदर चौहान साम्राज्य उभरा। मालवा में परमार साम्राज्य और उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांत के सहानुशाही साम्राज्य बना। ये सब साम्राज्य शक्तिशाली प्रतिहार वंश के राजाओं के अंतर्गत थे, लेकिन केंद्र के कमजोर होने के कारण ये अलग अलग साम्राज्य बन गए, स्वतंत्र साम्राज्य बन गए। यद्यपि ये बड़े शक्तिशाली साम्राज्य थे, कमजोर साम्राज्य इनमें से कोई नहीं था। ये शक्तिशाली होते हुए भी बंट गए और बंटने के कारण जो घात लगा करके वर्षानुवर्ष से बैठे थे अरब साम्राज्यवादी शासक, ये मुस्लिम शासक जिन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि संपूर्ण दुनिया को इस्लामीकरण के अंतर्गत लाना, भारत की शक्तिशाली साम्राज्य होने के कारण वो चाहने के बावजूद भी भारत में घुस नहीं सके। लेकिन वो जानते थे कि यदि भारत पर राज्य स्थापित कर लेंगे, भारत सोने की चिड़िया है, बहुत सारा धन धान्य मिलेगा और उसके कारण विश्व में साम्राज्य स्थापित करने में सुविधा मिलेगी, आसानी होगी। और इसलिए इन छोटे छोटे साम्राज्यों के उदय ने उनके लिए राह प्रशस्त की और उनके मन में फिर से भारत में घुसने की लालसा जागृत हो गई। ये विदेशी शक्तियां कौन सी थी, कैसी थी, कैसी इनकी ताकत थी और कैसे भारत में संघर्ष किया और भारत के लोगों ने कैसे उनको पराजित किया, ये बाद में अगले प्रकरण में हम आपके सामने रख सकूंगा।